शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। देखिए, गुजरात के टूर ऑपरेटर्स ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब जो टूर ऑपरेटर उन्होंने क्या किया, देखिए, उन्होंने अजरबैजान और तुर्की की जो बुकिंग्स हैं वो बैन कर दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स बोले हैं कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, पाक समर्थक देशों को कोई टूरिज्म नहीं मिलेगा। गुजरात की देशभक्ति पर व्यापार न्यौछावर कर दिया है इन ऑपरेटर्स ने। आपको बता दें कि तुर्की अजरबैजान से बुकिंग न लेने का निर्णय, तुर्की अजरबैजान के खिलाफ सख्त रुख यहां पर लगातार दिखाई दे रहा। बायकॉट तुर्की वो लगातार हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है वो भारत के तरफ से जो वहाँ लोग घूमने जाते हैं उस पर टिकी हुई है। बायकॉट तुर्की ये बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर तुर्की और अजरबैजान ने इन्होंने पाकिस्तान की खुलकर मदद की हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई में। और ये जो बड़ी जानकारी वो हम आपको दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप सभी समझिए कि आखिर तुर्की ने किस प्रकार से हमसे सहायता प्राप्त की भूकंप के समय में, और जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के लिए ये हथियार भेजते रहे। बताया तो ये भी जा रहा है कि इनके सैनिक भी पाकिस्तान में मौजूद रहे हिंदुस्तान से मुकाबले के लिए। तो तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ सख्त रुख लगातार दिखाई दे रहा है। और जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने विशेष तौर पर अजरबैजान और तुर्की की जो तमाम लोग घूमने जाते हैं, बुकिंग्स करते हैं, वो सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं। चीज़ों को बैन कर दिया गया है तुर्की अजरबैजान के लिए। ये बड़ा झटका तुर्की के लिए, अजरबैजान के लिए। खामियाजा ये भी भुगत रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान आतंकिस्तान की मदद करने का निर्णय लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान के बाद भारत ने अब चीन के खिलाफ भी कार्रवाई की है। देखिए, ड्रैगन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और तुर्की के ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड के एक्स अकाउंट को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया। बता दें आपको कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों के अकाउंट को ब्लॉक किया। ग्लोबल टाइम्स और टीआरटी वर्ल्ड को भारत के खिलाफ फर्जी खबरें चला रहे थे, इसको देखते हुए एक्शन लिया गया। बता दें कि ग्लोबल टाइम्स चीन का मुखपत्र है जो शी जिनपिंग के एजेंडा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। वो भारत को, दरअसल भारत के लिए, भारत के खिलाफ फर्जी खबरें चलाता है। ग्लोबल टाइम्स पर एक्शन से पहले भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन को तेवर दिखाया। उसने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने की चीन की कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि इस तरह के बेतुके प्रयासों से ये निर्विवाद सच्चाई नहीं बदलेगी। ये राज्य भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए चीन द्वारा उसके नामों की घोषणा किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टिप्पणी की है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिण भाग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल इस पर कहा भी कि हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने की व्यर्थ और बेतुके प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह के प्रयासों को अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। चीन से पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया, जो लगातार जारी है। इसके अलावा और राजनयिक संबंधों में भी कटौती कर दी गई है। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द हो चुका है। इन सब कार्रवाइयों के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर हमला करके 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान की सेना बौखला गई थी। उसने भारत के खिलाफ नापाक हरकत की, जिसका उसे मुंह तोड़ जवाब मिला। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की और उसके कई एयरबेस को तबाह कर दिया। भारत के रौद्र रूप को देखते हुए पाकिस्तान शांति की गुहार लगाने लगा। वो अमेरिका की शरण में पहुंचा। वो सभी से रिक्वेस्ट करता रहा, इजिप्ट के पास गया कि भारत को रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। खैर, डीजीएमओ स्तर में बातचीत हुई और बातचीत के बाद में जब उन्होंने इस चीज को लेकर आश्वासन दिया हिंदुस्तान को कि अब आतंकी गतिविधियां नहीं होंगी, उसके बाद हिंदुस्तान ने विचार किया और सीज फायर हुआ। लगातार चीन को लेकर भी भारत का रुख बहुत क्लियर नजर आ रहा है। फर्जी खबरों पर भारत की सख्ती कुछ इस प्रकार की कि आप देख सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स हो या फिर बाकी देशों के वो तमाम जो अखबार हैं या टीवी चैनल्स हैं जो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ गलत खबरें प्रचारित कर रहे थे, उन सभी को बैन कर दिया गया। टीआरटी और ग्लोबल टाइम्स दोनों बैन। बढ़ेंगे आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
3 देशों की खाड़ी यात्रा पर दरअसल है, खाड़ी देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर, और उनका पहला जो पड़ाव था सऊदी अरब था। सऊदी अरब के साथ साथ अमेरिका ने 142 अरब डॉलर की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील भी साइन की, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट प्लेन से लेकर रडार सिस्टम और मिसाइलों समेत कई रक्षा उपकरण सऊदी अरब को जो अमेरिका है वो मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि अमेरिका और सऊदी अरब ने लगभग 142 अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस ने इस बड़ी डिफेंस डील की जानकारी साझा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक आर्थिक समझौते पर दरअसल ये हस्ताक्षर कर दिए, जब ट्रंप ने खाड़ी देशों की यात्रा की शुरुआत की। रियाद में ट्रंप के स्वागत के लिए सऊदी अरब ने भव्य इंतजाम किए थे। एयरफोर्स 1 से बाहर निकलते ही ट्रंप ने उत्साह में हवा में मुट्ठी भी अपनी लहराई, जहां उनका स्वागत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय यानी बायलैटरल बातचीत की और खाड़ी मुल्क को अमेरिका का प्रमुख साझेदार बताया। रियाद में दोनों नेताओं ने इन्वेस्टमेंट फोरम में हिस्सा लिया और इस दौरान अहम रक्षा सौदों पर साइन किए गए। दोनों नेताओं ने फर्जी रक्षा, खनन और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौतों पर साइन किए। सऊदी की सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ये समझौता कई क्षेत्रों को कवर करता है। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि सऊदी अरब अमेरिका में कुल 600 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जिसमें 142 अरब डॉलर का रक्षा सौदा भी शामिल है, जो दोनों देशों के बीच में अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। सऊदी प्रिंस बिन सलमान की तारीफ करते हुए ट्रंप ने उन्हें उम्र से कहीं ज्यादा समझदार, होशियार बताया और कहा कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के निवेश से सऊदी में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही सऊदी भी अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करेगा। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर यहां उनकी पहली सऊदी विजिट है, और हालांकि इससे पहले जब उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति का पद संभाला था, तब 2017 में अपने पहले विदेश दौरे के लिए सऊदी अरब को ही उन्होंने चुना था। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद में पहले विदेश दौरे पर मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों में जाने की परंपरा रही है, लेकिन ट्रंप ने उसे तोड़ा और सऊदी अरब का पुनः दौरा किया। यही नहीं, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सबसे पहला फोन सऊदी प्रिंस बिन सलमान को ही लगाया था, और इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने मीडिया से कहा था कि जो अमेरिका में सबसे ज्यादा निवेश करेगा वो उसी देश का दौरा करेंगे। अमेरिका के लिए सऊदी अरब न सिर्फ निवेश के लिहाज से बल्कि रणनीतिक तौर पर भी काफी अहम है। अमेरिका के कई सैन्य बेस इसी देश के आसपास हैं और सऊदी विदेशी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा दुनिया भर के तेल भंडार का करीब 20% हिस्सा सऊदी अरब के पास है, और यहाँ की सबसे बड़ी तेल कंपनी अमेरिका ने ही करवाया था। अरमाको का निर्माण अमेरिका ने कराया था। आपको बता दें कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है और दोनों देशों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग बराबर है। अमेरिका से सऊदी में करीब 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। इसी तरह से सऊदी भी अमेरिका में करीब 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। 3 देशों की यात्रा को राष्ट्रपति ट्रंप की मिडिल ईस्ट में ऐतिहासिक वापसी कहा जा रहा है। यह उनके दूसरे कार्यकाल की पहली स्टेट विजिट है। सऊदी अरब के बाद ट्रंप का अलग जो पड़ाव है वो है कतर का। कतर को मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा प्रतिष्ठान माना जाता है। इस दौरे पर कतर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 3,400 करोड़ का विमान बोइंग 747-8 जंबो जेट गिफ्ट करने का आधिकारिक ऐलान भी कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 16 मई के दौरान मिडिल ईस्ट देशों की यात्रा पर हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का ये पहला उनका राजकीय दौरा है और इस दौरान वो पहले सऊदी अरब पहुंचे। उसके बाद कतर जाने का उनका कार्यक्रम है, फिर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा वो करेंगे। ये उनके खाड़ी देशों के दौरे का पूरा शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मंगलवार को सऊदी अरब में ट्रंप ने एक इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित किया। सीरिया को बड़ी राहत देने का ऐलान भी किया। ट्रंप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक इन्वेस्टमेंट फोरम में हिस्सा लिया और इस दौरान संबोधित करते हुए सीरिया से प्रतिबंध हटाने का भी उन्होंने ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि सीरिया को मौका देना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने सीरिया से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। ट्रंप ने कहा है कि उनका यह फैसला अमेरिका के सीरिया से संबंधों को सुधार की दिशा में पहला कदम है। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि कुछ महीने पहले ही सीरिया में तख्ता पलट हुआ है। सीरिया से प्रतिबंध हटाने के ट्रंप के फैसले का सीरियाई सरकार ने स्वागत किया है।
सीरियाई सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रंप का ये फैसला सीरिया की जनता के लिए एक बेहद ही सकारात्मक कदम है। इससे उनका काफी फायदा होने जा रहा है। इस दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया को लेकर ही उनका बड़ा निर्णय। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। उन्होंने मंगलवार को पद की शपथ ली। देखिए, कनाडा में 28 अप्रैल को आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इसमें लिबरल पार्टी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जीत हासिल की। इस चुनाव में भारतीय मूल की 22 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। अनीता के अलावा भी मार्क कार्नी की कैबिनेट में 3 भारतवंशी शामिल हैं। इसमें शामिल मनिंदर सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया गया है। सिंधु इससे पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं। वे 2019 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा रूबी साहोता और रणदीप सिंह सराय को राज्य सचिव बनाया गया है। अनीता के पिता तमिलनाडु जबकि मां पंजाब की रहने वाली थी। हालांकि अनीता का जन्म और पालन पोषण सब कुछ कनाडा के ग्रामीण क्षेत्र नोवा स्कोटिया में हुआ था। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में आर्ट्स ग्रेजुएशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्याय शास्त्र में आर्ट्स ग्रेजुएशन, डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन और टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। 57 साल की अनीता पेशे से लॉयर यानी वकील हैं। उन्होंने 2019 में कनाडा की ओकविल सीट से पहली बार संसदीय चुनाव जीता था। अनीता आनंद इससे पहले कनाडा के रक्षा मंत्री का पदभार संभाल चुकी है। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2021 में रक्षा मंत्री बनाया था। उसी साल उन्हें सार्वजनिक सेवाओं और खरीद का कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। बता आपको ये भी दें कि अनीता कनाडा का रक्षा मंत्रालय संभालने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले 1990 में किम कैम्पबेल ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। अनीता टोरंटो यूनिवर्सिटी की एसोसिएट डीन भी रह चुकी हैं। उन्होंने 95 में जॉन नोल्टन से शादी की, जो एक कनाडाई वकील और बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। अनीता आनंद लैंगिक समानता की मुखर समर्थक रही हैं। वो LGBTQIA+ अधिकारों का सपोर्ट करती हैं। उन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट से लड़ने और कनाडाई डिफेंस फोर्सेस में कल्चरल परिवर्तन लाने के लिए पहल भी की थी। कनाडा की सत्ता में लिबरल पार्टी ने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए वापसी की। पार्टी को 167 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि ये 172 के बहुमत के आंकड़े से 5 कम है। वैसे तो कनाडा में आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2025 को चुनाव होने थे, लेकिन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले महीने यह कहकर नए चुनाव का ऐलान किया कि उन्हें ट्रंप से निपटने के लिए मजबूत जनादेश चाहिए। 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो ने इस साल की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मार्क कार्नी को नया प्रधानमंत्री चुना गया। रूस और यूक्रेन 3 साल से चल रहे युद्ध को अब रोकने में जुटे हैं। इसके लिए देखिए, तुर्की के इस्तांबुल में व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच बातचीत का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस बातचीत में 24 घंटे पहले दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़ा मोर्चा भी खोल दिया। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन के आर्टिलरी यूनिट को तबाह कर दिया निशाना बनाकर, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर कहर बरपा दिया। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में उसने व्लादिमीर पुतिन के 1200 से ज्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन हर घंटे करीब 52 रूसी सैनिकों को मार रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में 1240 सैनिक खोए हैं। यूक्रेन ने अटैक कर इन सैनिकों को खत्म किया। सैनिकों के साथ साथ रूस ने 2 टैंक, 47 आर्टिलरी सिस्टम को भी खोया है। यूक्रेन ने इस दौरान एक MLRS और 14 AFV को भी मार गिराया। रूस इस युद्ध में अब तक 9,70,000 सैनिकों को खो चुका है। हालांकि रूस की सरकार ने इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। रूस ने भी यूक्रेन पर कहर बरपा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन के सूमी में यूक्रेनी आर्टिलरी यूनिट को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। अब रूस का कहना है कि उसने सूमी पर रूसी ग्रैड MLRS से जोरदार हमला किया। अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों ने अटैक का ये आंकड़ा ऐसे वक्त में जारी किया जब दोनों देशों के बीच 30 दिन का युद्ध विराम है, सीज़फायर है। रूस और यूक्रेन के दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में पहली बार आमने सामने की ये बातचीत प्रस्तावित है।
बातचीत का प्रस्ताव पहले पुतिन ने दिया था, जिसे जेलेंस्की ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब कहा जा रहा है कि दोनों की बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी साथ रह सकते हैं। हालांकि बातचीत कब होगी, इसको लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है। तुर्की में पुतिन की बातचीत से पहले यूक्रेन का ये कांड हम आपको इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं।